नमस्कार। फ्यूचर विल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अपन अपनी सीरीज चल रही थी कंटिन्यू, जिसके 22 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे होंगे 23 पार्ट एसएससी जी की जीएसपीवाईक्यू सीरीज। साथियों, उम्मीद है आप सभी नोट्स बना रहे होंगे रेगुलरली। मैं एसएससी जी के जीएस के जो क्वेश्चंस है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँगा कि हर ऑप्शन को जो है फुली डिटेल उसको एक्सप्लेन करूं, ताकि उसी से रिलेटेड यदि इन फ्यूचर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में या एसएससी ने कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाथरुघाट विद्रोह या पाथरुघाट रिवॉल्ट इज रिलेटेड टू। ठीक है, यानी कि इस विद्रोह का संबंध किससे है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन दिया हुआ है कि ये विद्रोह है, ये रिवोल्ट जो है वो शिक्षकों से संबंधित है या सैनिकों से संबंधित है, या फिर किसानों का विद्रोह है, या फिर वकीलों का विद्रोह है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो है किसानों का विद्रोह है। किसका विद्रोह है? किसानों का विद्रोह है। एक क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का है, परंतु आप याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इजी हो, परंतु एसएससी ने एक सामान्य क्वेश्चंस नहीं पूछा। सामान्य क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे अब तक भारत में जितने भी कृषक आंदोलन हुए या किसानों के लिए लड़ाइयां हुई, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर, यानी कि किसान आंदोलनों की जब हम बात कर रहे होंगे, किसान आंदोलनों की हम बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये याद रखना होगा, जो सबसे फेमस जो था वो एक तो कौन सा था? नील विद्रोह है। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे? ये था नील विद्रोह है, जो कहां पर हुआ था भाई? ठीक है, ध्यान देना, एक हुआ था चंपारण किसान सत्याग्रह हुआ था, चंपारण, उसमें नील था, एक नील विद्रोह है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? ये बंगाल में मेरे प्यारे बच्चे। कहां पर हो रहा है? बंगाल में हो रहा है। इसके अलावा इसमें इसके साथ एक बंगाल में ही हुआ था, ठीक है, पाबना। कौन सा है? पाबना। ठीक है, बंगाल में एक किसान विद्रोह हुआ था जिसका नाम था पाबना। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसिद्ध किसान विद्रोह कौन से थे? नील विद्रोह थे, पाबना विद्रोह थे। पाबना विद्रोह भी कहां पर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ये भी बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें दक्कन दंगा, क्या? दक्कन दंगा, तो दक्कन दंगा का संबंध भी किससे था? ये भी, इसका संबंध भी किसानों से था। किससे था? किसानों से था। इसकी डेट याद रखना 1876। ठीक है, यानी कि सॉरी 1875, ये डेट याद रखना आप, क्योंकि दक्कन दंगा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ फेमस थे, परंतु एसएससी ने क्या पूछा? एसएससी ने जो है कौन सा विद्रोह लिया? हाथरूघाट विद्रोह लिया। ठीक है, और ये जो है ये कहां पर हुआ था? ये आसाम में हुआ था, असम में। मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर हुआ था ये असम में हुआ था। ठीक है, कहां पर हो रहा है? असम में हुआ था। और असम में ये कब हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है 1894। कब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? 1894 में ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद में जो है पाथरू घाटक नाम, यानी कि कुछ किसान जो है वो असम के, क्या, असम के पाथरू घाट नामक किसान पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि राजस्व ज्यादा था। राजस्व क्या था? ज्यादा था। तो यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पाथरू घाट में जैसे ही किसान यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, किसान क्या हुए यहां पर? एकत्रित हुए, तो भाई साहब जो है अंग्रेजों ने धन धनाधन धन गोलियां बरसा दी। ठीक है, और इससे हजारों किसान मारे गए। मेरे प्यारे बच्चे, जब हजारों किसान मारे मारे जा रहे हैं, और सैम कांड, ठीक है, अप्रैल 1919 में कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 रोलेक्ट एक्ट के विरोध में उत्तर भारत में पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप ये सोचिए कि सर, आप तो पात्रू घाट की बात कर रहे थे, किसान विद्रोह की बात कर रहे थे, तो बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों आ गया? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि
अप्रैल 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक कांड हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अंग्रेजों ने जो है लाखों भारतीयों को, ठीक है, लाखों भारतीयों की भीड़ के ऊपर, ठीक है, निहत्ती भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक यही घटना कहां पर दोहराई गई, इससे पहले दोहराई गई थी हालांकि। ठीक है, ये कहां हुआ था? पाथरू घाट में। कहां पर हुआ था? पाथरू घाट, असम में। यहां पर किसान एकत्रित हुए थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चे, पाथरू घाट पर निहत्थे किसानों के ऊपर, ठीक है, निर्दयी अंग्रेजों ने जो है गोलियां बरसा दी और इससे लाखों कृषक लोग मारे गए। इसलिए पाथरू घाट को कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे बोलते हैं असम का जलियांवाला। पाथरू घाट को क्या बोलेंगे अपन? असम का जलियांवाला कांड। असम का जलियांवाला कांड भी कहते हैं। किसको? पाथरू घाट विद्रोह को। ठीक है, क्यों कहते हैं ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। इसके अलावा आप कुछ विद्रोह याद रखो। नील विद्रोह, पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। दक्कन दंगा, क्या दक्कन दंगा? ये दक्कन, दक्कन का पठार यानी कि मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में ये हुआ था। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। मॉडर्न हिस्ट्री में हम जब फाउंडेशन क्लासेस आ रही होगी तो हम इसको डिटेल से बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज द पावर टू ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन दे रखा है भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि सीनियर जज के पास में, या भारत के कानून मंत्री के पास में। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्यायाधीशों को क्या, न्यायाधीशों को एक हाई कोर्ट से, ठीक है, यहां पर याद रखना, जजों को एक हाई कोर्ट से, यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि ट्रांसफर करना हो, क्या करना हो? ट्रांसफर करना हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये ट्रांसफर ऑर्डर कौन देगा? ये काम कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रपति। कौन कर रहा होगा? राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, परंतु परंतु ये याद रखना कि राष्ट्रपति जो है परामर्श किससे लेगा? राष्ट्रपति परामर्श लेगा, यानी कि सहमति। यहां पर परामर्श से मेरे प्यारे बच्चे किससे है? सहमति से है। सहमति किसकी ले रहा होगा? ये सहमति लेगा किसकी भाई? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज। किसकी लेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या लेगा? ये जब सुप्रीम कोर्ट का जज ये बोल देगा कि हाँ आप जो है ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दो, यानी कि इसका ट्रांसफर कर दो एक हाई कोर्ट टू सेकंड हाई कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट, तो यानी कि, परंतु याद रखना, जरूर परामर्श ले रहा हो परंतु अंतिम कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। इसलिए जो है स्थानांतरण करने का अधिकार जो है किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को। इसके अलावा आप एक पॉइंट याद रखना, संविधान का भाग 5, संविधान का कौन सा भाग? भाग 5 में, ठीक है, संविधान का, यानी कि जब अपन बात कर रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर, क्या, आर्टिकल जब अपन बात कर रहे होंगे 124 से लेकर 147, ठीक है, 147 तक, यहां पर किसका उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का। किसका है मेरे प्यारे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट का यहां पर क्या किया गया है? प्रोविजन किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखना, यानी कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147, इसका संबंध किससे है? भाग 5 से है। सुप्रीम कोर्ट का संबंध किससे है? भाग 5 से। और इसके अलावा आप एक आर्टिकल याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, शानदार है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद में डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, इन कंट्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूं कि यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह प्रोविजन किया गया है कि
उच्च न्यायालयों के लिए आधिकारिक भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, यानी कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लो उच्च न्यायालय जो राजस्थान में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर राजस्थानी चलने लग जाएगी। मान लो जो है किसी तमिलनाडु में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी निकलता है कि वहां पर तमिल लैंग्वेज में हाई कोर्ट्स ऑपरेट किए जाएंगे या तमिल लैंग्वेज में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 48, आर्टिकल 348(1), ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। कौन सी होगी आधिकारिक भाषा? अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? यूपीएससी से है, यूनियन पब्लिक सर्विस से इसका संबंध है। तो आइए, ये सारे के सारे आर्टिकल जिनका संबंध जो है लैंग्वेज से है, किससे है? लैंग्वेज से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में, क्या किस राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या की क्या अधिक नहीं होगी? देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है। मान लो विधानसभा में सदस्य है 200। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में, ठीक है, सदस्य कितने हैं? 200। यही यदि अपन बात कर रहे होंगे, मान लो आप राजस्थान का एग्जाम्पल ही ले लो। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लेकर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के 200 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य। तो 15% से अधिक, क्या 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेता हूं मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मंत्री परिषद का मतलब होता है जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, या राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये है यहां पर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद में राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इन सारों को मिला के यानी कि कंप्लीट मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल किसको बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर से लेकर चाहे राज्य मंत्री की बात हो, चाहे उप मंत्री की बात हो, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात हो, किसकी बात हो? कैबिनेट मंत्री की बात हो, ये सारे के सारे को अपन क्या बोल रहे होंगे? ओवरऑल मंत्री परिषद बोल रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हम बोल रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। ठीक है, और टोटल जो सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा संसद में हो, चाहे फिर वो कहां पर हो, राज्य की विधानमंडलों में हो, टोटल सदस्यों का 15% से अधिक क्या नहीं होने चाहिए? मंत्री नहीं होने चाहिए। इसका मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से राजस्थान में यदि विधानमंडल में मान लो टोटल सदस्य कितने हैं? 200 है। 200 में से यहाँ पर ये बोला जा रहा है 15% से अधिक, यानी कि 30 से अधिक मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा भी उद्देश्य आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस समझाना था, आप समझ गए होंगे। अब आगे ध्यान देना, ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो। ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पर ये क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन गायब, भाई ये क्वेश्चन से गायब हो गया। उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, स्थानांतरण वाला हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखते हैं कहाँ गया भाई साहब, ये गायब कहाँ हो गया? इतना कौन गायब होता है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बैंक लेते हैं। ठीक है, हो सकता है बैंक लेने से वापस आ जाए, कि कई चीजें होती है वो पीछे जाने से। नहीं भाई, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे होंगे। कुल मिलाकर वो क्वेश्चंस क्या था? वो क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चे, हम उसमें किसकी बात कर रहे थे? उसमें हाई कोर्ट्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 348 क्या था? आर्टिकल 348 था। और ये वाला क्या है? अनुच्छेद 172 टू के अनुसार
ठीक है, अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, किसी राज्य की क्या भंग नहीं हो सकती? देखो, यानी कि ओवरऑल यदि इस क्वेश्चन की बात करें, नो स्टेट कैन बी डिसोल्व, यानी कि इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कभी डिसोल्व नहीं होता? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे विधान परिषदों की। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद कभी क्या नहीं हो सकती? डिसोल्व नहीं हो सकती। मेरे प्यारे बच्चे, वो क्वेश्चन जो था वो ये था कि किसी भी राज्य की यदि जो विधानमंडल है, क्या विधानमंडल है, तो विधानमंडल में 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। हम बात कर रहे होंगे 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें इसको याद रखना, 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ये प्रोविजन किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में, क्या मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल टोटल मेंबर्स की संख्या, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रोविजन सेंटर में भी किया गया और स्टेट में भी किया गया। जब ये प्रोविजन कहाँ पर किया गया? स्टेट में किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद रखना, 164(1)(a, यानी कि अनुच्छेद 164(1) में बदलाव किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 164(1) में इसमें बदलाव किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है कभी भी डिसोल्व नहीं हो सकती। तो वो क्या है भाई? वो है विधान परिषद। और केंद्र में बात करें तो क्या? राज्यसभा कभी क्या नहीं हो सकती? डिसोल्व नहीं हो सकती। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सन दकफू, सारामती, देवमाली और डोडा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अपन बात कर रहे होंगे किसकी? डोडा बेटा की। तो ये तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली, ये मेरे प्यारे बच्चे उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? उड़ीसा की। संदकफू जो है ये है पश्चिम बंगाल की। किसकी सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे बच्चे? पश्चिम बंगाल की। जब अपन बात करते हैं दार्जिलिंग की, पश्चिम बंगाल के कहां पर? दार्जिलिंग की। हालांकि मेरे प्यारे बच्चे, जब दार्जिलिंग हिल्स की बात कर रहे होंगे तो दार्जिलिंग हिल्स कहां पर आएगी? ये सिक्किम में है। और दार्जिलिंग शहर की बात कर रहे होंगे तो ये कहां पर आएगा? ये पश्चिम बंगाल में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल में एक एरिया है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में एक इसकी हाईएस्ट पीक पड़ रही होगी, उसको हम क्या बोल रहे होंगे? संदकफू। तो ध्यान देना, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? संदकफू है। ठीक है, डोडा बेटा तमिलनाडु की है, देवमाला क्या है? उड़ीसा की है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के किस भाग में इसकी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? ऑप्शन ए है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, नेक्स्ट है कश्मीर हिमालय, अरुणाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? दार्जिलिंग हिमालय। क्या हो रहा होगा? दार्जिलिंग हिमालय। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 में सीजीएल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस मैप के थ्रू एक पॉइंट याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, ये मान लो अरुणाचल वाला पूरा पार्ट है और इंडिया वाला पार्ट है। जब अपन बात कर रहे होते हैं, क्या सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कौन सा पार्ट है? कश्मीर हिमालय किसको बोल रहे होंगे? ठीक है, तो कश्मीर हिमालय सबसे पहले हम किसको बोल रहे होंगे? तो यहाँ ध्यान देना, इंडस रिवर है और एक नदी यहाँ से जा रही है, कौन सी? सतलुज नदी है। तो इस वाले पार्ट को, यानी कि इन दोनों के बीच के अपन बोल रहे होंगे पंजाब हिमालय। क्या बोल रहे होंगे? पंजाब हिमालय बोल रहे होंगे। और पंजाब हिमालय, क्योंकि इसमें मेन पार्ट जो आता है वो किसका आता है? कश्मीर का आता है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? कश्मीर हिमालय। क्या बोल देते हैं? कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में तो पॉसिबल नहीं है। कश्मीर हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ रही होगी? नंगा पर्वत आ रहा होगा, 8126 मीटर। ठीक है, कौन सा आ रहा होगा? नंगा पर्वत आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सतलुज नदी के बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो इसी को अपन क्या बोल रहे होते हैं? इसको कुमायूं हिमालय बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? कुमायूं हिमालय। ये जो है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत कंचनजंगा, तो यहाँ पर आएगी कौन सी? नंदा पर्वत जो है वो भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ठीक है, परंतु उसका जो है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? किस भाग में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर कुमायूं हिमालय का पार्ट आ रहा है। किसका पार्ट आ रहा है?
कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली से नदी, यहाँ की यहाँ पर कौन सी नदी, काली नदी से लेकर, और ये नदी कौन सी है भाई, ये है तीस्ता नदी। इन दोनों के बीच का पार्ट आप कहाँ बोल रहे होंगे, नेपाल हिमालय। क्या बोल रहे होंगे, नेपाल हिमालय। उसके बाद में ये वाला पार्ट यानी कि ब्रह्मपुत्र, इसको अपन बोल रहे होंगे क्या, ये वाला पूरा पार्ट आएगा, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, ये पार्ट किसका आएगा, सिक्किम का। और वैसे पार्ट किसका आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही होगी, यहीं पर कंचनजंगा माउंटेन, सॉरी कंचनजंगा माउंटेन पीक यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में ये पूर्वांचल हिमालय का अपन पार्ट ले रहे होंगे। तो उत्तराखंड हिमालय यानी कि कुमायूं वाला पार्ट आ गया, हालांकि उत्तराखंड हिमालय हम उसको नहीं बोलेंगे। अरुणाचल हिमालय वो आगे वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तीस्ता के बाद वाला पार्ट। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया सिक्किम का। ओवरऑल किसका पार्ट आ गया, सिक्किम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए। क्या आ रहा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पर है, ठीक है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यानी कि सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो नंदा देवी, नामचा बरवा, कामेट और मकालू, कामेट और मकालू। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे नंदा देवी की। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कामेत की बात भी कर रहे होंगे तो ये भी उत्तराखंड नेपाल की बॉर्डर पर। और जब अपन मकालू की बात कर रहे होंगे तो ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड की। ठीक है, नामचा बरवा जो है यहाँ पर एक अलग से दे रखा है, ये कहाँ की है, ये है मेरे प्यारे बच्चे अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखना, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है और ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ यहीं से शुरू होता है। इसके अलावा नंदा देवी की जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और यही जो है भारत की, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्यों, ये इसलिए है कि जैसे कंचनजंगा की हम जब बात करते हैं तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम, क्या, सिक्किम और तिब्बत दोनों की बॉर्डर पर स्थित है, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इंडिया में नहीं है। जबकि नंदा देवी एक ऐसी माउंटेन पीक है जो स्वतंत्र रूप से भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित है। क्या, उत्तराखंड में स्थित है। तो आप ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, उसके बाद में इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं कौन सी माउंटेन पीक कहां पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नदी, सहायक नदी कौन सा युग्म सही सुमेर है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है ये बताया गया है तापी, तापी का ऑप्शन। ठीक है, मिलान जो है सही युग्म है मंजरा, जबकि तापी नदी की मंजरा नहीं है। ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे मंजीरा, घाट प्रभा, माल प्रभा, प्राणहिता, तो ये सारी की सारी जो है ये किसकी है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तो गलत हो जाता है, युग्म सही है तो पहले वाला क्या हो गया, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, केवल दो, यानी कि ये मिलान सही है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, घाट प्रभा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये राइट है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है पेनार। कौन सा है, पेनार, भरतपुझा, पंबा और पेरियार। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको दिख रहा होगा भरतपुझा, पंबा और पेरियार, तीनों ही ऑप्शन जो है ये कहाँ के हैं, ये केरल में प्रवाहित होती है। यानी कि ये तीनों ही जो नदियां कहाँ की है, केरल की नदियां हैं। चाहे भरतपुझा की बात करें, चाहे पंबा की, चाहे पेरियार की बात करें। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, पेन्नार। कौन सा है, पेनार। और पेनार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती हुई, कहां से, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, और कर्नाटक है, उसके बाद में आगे जाके क्या आ जाती है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो याद रखना जब हम बात कर रहे होंगे पेनार नदी की, तो पेनार नदी दो राज्यों की याद रखना आप, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। बाकी की भरतपुझा, पंबा और पेरियार, तीनों ही नदियां जो है ये कहाँ की है, केरल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स क्लासिफिकेशन विच लेटर कोड रिप्रेजेंट्स, ठीक है, लेट रिप्रेजेंट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात की जा रही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात की जा रही है।
तो सीधी सी बात है, जब जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात की जाएगी तो ऑप्शन कहां से शुरू होगा? ए से। कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा। और आगे वाला चाहे पता ही नहीं हो तो भी हम इसको राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर साथियों, विच ए ड्राई विंटर सीजन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ड्राई विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन क्या रहता होगा? ड्राई। तो मोस्टली इंडिया में विंटर सीजन हमेशा क्या रहता है? ड्राई रहता है। जैसे यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, किसकी बात करें? नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां भी विंटर सीजन सीजन क्या रहेगा? ड्राई रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक मैप के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यानी कि वेस्टर्न घाट वाले पार्ट के लिए जो बोला, चाहे वेस्टर्न घाट का पार्ट हो चाहे फिर ईस्टर्न घाट का पार्ट हो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, और बीच में जो है ये वाला जो पूरा पार्ट था, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर भी कौन सा है भाई? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहां भी कौन सा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ये वाला पार्ट भी जो है कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहां पर आ रहा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर यहां पर जो है हमेशा जो है, ठीक है, अब देख लो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये वाला जो पूरा पार्ट आएगा नीचे वाला, ये किस में आएगा? ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाएगा। और हर जगह क्या होगा? ड्राई विंटर सीजन होगा। तो यानी कि डब्लू, क्या कोपेन ने जो सिंबल बताया डब्लू, वो किसके लिए बताया था? वो बताया था ड्राई विंटर, ड्राई विंटर सीजन के लिए। ठीक है, यानी कि हमेशा सर्दियों में बारिश नहीं होगी या न की बराबर होगी, और समर गर्मियों के टाइम पर ही वहां पर क्या होगी? बारिश होगी, यानी कि ह्यूमिड वाला एरिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के, क्या कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण की बात की जा रही है, प्रायद्वीप भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा ए डब्ल्यू। क्या होगा? ए डब्ल्यू। जब अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, डी की बात कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे डी डब्ल्यू की जो बात होगी तो इसमें थोड़ा, ठीक है, हिम जलवायु होगी, बिल्कुल ठंडी जलवायु वाला एरिया होगा, तो ये हो नहीं सकता। जब अपन बी डब्ल्यू की बात कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है एरिड डेजर्ट होगा, यानी कि शुष्क मौसम होगा। कैसा मौसम होगा? शुष्क मौसम होगा। ठीक है, यहां पर कैसा होगा? ठंड होगी। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पर ठंड हो रही होगी। और सी को बात कर रहे होंगे तो ये थोड़ा गर्म क्लाइमेट होगा। कैसा होगा? गर्म क्लाइमेट होगा। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे वो एरिया होगा जहां पर विंटर सीजन में बारिश नहीं होगी। तो इंडिया में मैक्सिमम जगह क्या आता है? डब्ल्यू। किसका यूज किया जाता है? डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती है। कब? सर्दियों में, इसलिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया गया है? CWG। तो इसमें देखो आप, यानी कि मैं यहां पर ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि CWG, तो सी का मतलब क्या है? गर्म जलवायु। तो ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे? ये है 0 डिग्री, सॉरी 23.5, ठीक है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के ऊपर जो है क्या पाया जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये वाला पार्ट जो है उत्तर भारत का, यहाँ पर ये क्या आएगी? थोड़ी जलवायु क्या रहेगी? गर्म रहेगी। जलवायु क्या रहेगी? थोड़ी गर्म रहेगी। और सर्दियों में हमेशा मानसून कैसा रहेगा? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून ध्रुवीय प्रकार की। तो ध्यान देना, इसको काटते जाना। ध्रुवीय प्रकार की हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? CWG। तो ध्रुवीय प्रकार की क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका सिंबल कहां से आना चाहिए? डी से आना चाहिए था। अर्ध शुष्क स्टेपी, तो मेरे प्यारे बच्चे जब शुष्क की बात कर रहे हो, एरिड की बात कर रहे हो, तो दोनों के जो है कहां से शुरू होंगे? बी से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? बी से शुरू होंगे। और यहां पर जो है दोनों ही कट जाएंगे, चाहे स्टेपी हो चाहे शुष्क, शीत के साथ मानसून, ये भी जो है कट जाएगा। उसके बाद में आएगा ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून। तो CWG है, ये किसको आएगा? CGL 2023 पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो लॉजिक से इसका आंसर आप दे सकते हो। लॉजिक आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है, लॉजिक आप सिंपल सा क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे? लॉजिक ये याद रखना, क्या जब
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में वो ए की बात कर दे, किसकी बात कर दे, ए, यानी कि शुरू में जब ए आ जाए तो याद रखना ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। कैसा क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगी, वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वेजिटेशन भी यहाँ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके साथ जब कोपेन ने कोई भी सिंबल में यदि बी का यूज कर दे, किसका यूज कर दे, बी का यूज कर दे, तो याद रखना वहां पर शुष्क मौसम होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, शुष्क मौसम होगा। ठीक है, एरिड होगा, कैसा होगा, एरिड क्लाइमेट होगा। जब एरिड क्लाइमेट होगा तो इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक तो ले लो एस और एक ले लो क्या, डब्लू। तो मेरे प्यारे बच्चे एस को हम बोल रहे होंगे सेमी एरिड, क्या बोल रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जहां पर शुष्क होगा, क्या, डब्लू का यूज तब कर रहे होंगे जब बहुत ज्यादा क्या होगा, शुष्क मौसम हो रहा होगा। उसके बाद में जब सी क्लाइमेट की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, सी की बात कर रहे होंगे, तो यहां पर जो होगी कौन जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी। यानी कि ये मान के चलना सबसे ठंडे महीने का टेम्परेचर औसत कितना होगा, 18 डिग्री। जब डी की बात आएगी तो डी को मेरे प्यारे बच्चे किससे याद रखोगे, डी फ्रिज से याद रखना। और इसमें जलवायु कौन सी होगी, हिम जलवायु, कौन सी जलवायु होगी, हिम जलवायु होगी, यानी कि कोल्ड जलवायु होगी, आइस। और लास्ट में कोपेन की पांचवा जलवायु वर्गीकरण क्या था, ई, क्या था, ई। तो ऐसा कोई भी सिंपल जो कहां से शुरू होगा, ए, ई से शुरू होगा, तो याद रखना पोलर, ठीक है, या ध्रुवीय जलवायु की बात कर रहा होगा, किसकी बात कर रहा होगा, ध्रुवीय जलवायु की बात कर रहा होगा। तो आप यदि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में ये वाला पार्ट भी यदि आपको याद हो जाएगा, 5 सिंबल भी यदि आप याद करके जा रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एसएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन जो कोपेन से आ रहा है, ठीक है, वो आपसे आप उसको गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसको, यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था, पहला कारखाना स्थापित कहां किया था। तो मेरे प्यारे बच्चे पहला कारखाना स्थापित ऑप्शन दे रखा है रुड़की, जमशेदपुर, हीरापुर और भिलाई। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हीरापुर। ठीक है, कहां पर, हीरापुर, वेस्ट बंगाल में जो है इसका क्या किया गया है, सबसे पहले इस कारखाने को स्थापित किया गया है। ठीक है, जमशेदपुर, रुड़की, भिलाई, छत्तीसगढ़, यहां पर इन्होंने बाद में जाके कारखाने अलग अलग स्थापित किए थे। उसके बाद में तो इन्होंने एक ब्रांच जो है बरनपुर में, एक ब्रांच जो है उन्होंने जो है रुड़की में स्थापित किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात कर रहा हूं इसको की, किसकी बात कर रहा हूं, इसको की बात कर रहा हूं, इंडियन आयरन एंड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित की गई। ठीक है, तो देखो भारत में क्या हुआ, जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय हमें मेजर इंडस्ट्री यानी कि हेवी इंडस्ट्री की हमारे को रिक्वायरमेंट थी। और हेवी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे को इटली, जर्मनी या सोवियत संघ जैसे देशों ने क्या किया, मदद किया था। ठीक है, क्योंकि वो भी मदद इसलिए किया कि उसी समय जो है क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए एंड किस किस के बीच में चल रहा था मेरे प्यारे बच्चे, यूएसए के बीच में चल रहा था, और किसके बीच में, रशिया के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल से शुरू कर रहा हूँ। जब हम बात कर रहे होंगे कोल्ड वॉर की, दुनिया में क्या चल रहा था मेरे प्यारे बच्चे, कोल्ड वॉर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। कब की बात कर रहा हूँ, 1945 के बाद में कोल्ड वॉर चल रहा था और ये चला 1991 तक। कोल्ड वॉर में जो है पूरी दुनिया बाइपोलर में डिवाइड हो चुकी थी, दो ध्रुवों में बट चुकी थी, एक ध्रुव तो था, ठीक है, दो ध्रुवों में पूरी दुनिया बट चुकी थी। एक जो पोलर था उसका लीडरशिप कौन कर रहा था, यूएसए, और एक पोलर का जो नेतृत्व कर रहा था वो था यूएसएसआर, यानी कि रूस। कौन कर रहा था मेरे प्यारे बच्चे, रूस। जब हम बात कर रहे होंगे इसके साथ में जो देश थे, ठीक है, इसके अलावा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेरे प्यारे बच्चे जर्मनी, जापान दोनों साथ थे, जर्मनी, जापान, ये दोनों क्या थे, साथ थे। इसके अलावा यूएसए, यूएसएसआर, ये देश जो थे ये एक अलग ग्रुप में थे, क्या, अलग ग्रुप में थे। दोनों के बीच में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कोल्ड वॉर हो रहा है। इसका मतलब जो है अमेरिका जो है इसकी विचारधारा कौन सी थी, इसकी विचारधारा थी कैपिटलिस्ट। क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, कैपिटलिस्ट, यानी कि ये पूंजीपति था। ठीक है, या लिबरलिज्म,
किसमें बिलीव करता था? लिबरलिज्म यानी कि उदारवादी था। इसके बाद में यदि अपन यूएसएसआर की बात करें, ठीक है, तो ये सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट कंट्री था, समाजवादी था या साम्यवादी था, यानी कि कम्युनलिज्म। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसी समय कोल्ड वॉर चल रहा है। यूएसए सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश मेरे पक्ष में हो, यानी कि हमारे ग्रुप में जुड़े नाटो में, और यूएसएसआर सोच रहा था कि हमारे ग्रुप में। तो इसी समय सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर बोल रहे हैं, सोवियत संघ ने भारत जैसे देशों को, गरीब देशों को मदद किया कि आप अपने यहाँ पर जो है अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्या आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेवी इंडस्ट्री किसमें इन्वेस्ट करो? हेवी इंडस्ट्री में क्या करो? इन्वेस्ट करो, ताकि इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या हो सके, रोजगार क्या हो सके, सर्जन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसी क्रम में चाहे वो जर्मनी हो, क्या चाहे जर्मनी हो, चाहे हम बात कर रहे हो जापान की बात कर रहे हो, चाहे हम इटली की बात कर रहे हो, और चाहे सोवियत संघ की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सोवियत संघ की। इन देशों ने जो है भारत के हेवी इंडस्ट्री को मदद प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या था? राउरकेला स्टील प्लांट एंड जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर ज्यादा क्या होगा? मिनरल्स होगा। तो ज्यादा मिनरल्स कहां पर थे? झारखंड में। कहां पर थे? झारखंड में। और झारखंड के राउरकेला नामक स्थान पर जो है, ठीक है, मेजर हेवी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, शहर यांजिंग नदी के मुहाने पर स्थित है। मेरे प्यारे बच्चे, द सिटी इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यांगजी रिवर। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है जो यांगजी रिवर के मुहाने पर स्थित है? तो आप इसको समझने की ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर जो है ये पूरा पार्ट बना रहा हूं, किसका? यूरोप का, सॉरी एशिया का। और एशिया के इधर वाला पार्ट में बना दिया किसका? नॉर्थ अमेरिका का। किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है। यहां पर है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी सागर, ईस्ट सी, या ठीक है पूर्वी सागर या ईस्ट चाइना सी अपन इसको बोल रहे होंगे। ठीक है, ये इसके पास में है। और यहां से, ठीक है, चाइना से, कहां से? मेरे प्यारे बच्चे, चाइना वाले इस एरिया से यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है, और उस नदी का नाम क्या है? यांगजी नदी। और ये नदी आके जो है, ये नदी आके अपना माउथ कहां पर बनाती है? ये नदी आके अपना मुहाना कहां बना रही है? पूर्वी सागर में। कहां पर बना रही है? पूर्वी सागर में। इसके लिए एक पॉइंट याद रखना, पूर्वी सागर जो है वो कौन से ओशियन में है? ये है पैसिफिक ओशियन। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसी के पास में यहां पर आप, यहां पर आ रही होगी येलो सी। क्या आ रहा होगा? येलो सी। ठीक है, तो ईस्ट सी, येलो सी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो है, इसी में यानी कि इसी पार्ट में आपको कुछ आइलैंड मिलेंगे। क्या मिल रहे होंगे? कुछ आइलैंड मिल रहे होंगे जापान के। किसके मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जापान के मिलेंगे। ठीक है, तो जापान के कुछ आइलैंडों में आपको मिल रहा होगा होकेडो। क्या आ रहा होगा? होकेडो, होन्सू, सिकोकू, और एक आपको आइलैंड मिल रहा होगा जापान के मेजर आइलैंड में, एक आएगा क्यूसू। इसी एरिया में यहां पर आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण चीन सागर। क्या आ रहा होगा? दक्षिण चीन सागर। तो आप याद रखना, एक तो येलो सागर, येलो सी, क्या? येलो सी यानी कि पीला सागर,
पीला सागर, देखो पीला सागर तुक्के से जो है मैंने किससे लिखा है, पीले पेन से लिखा है, येलो से लिखा है। ठीक है, तो आप इसको क्या याद रखोगे, आपको याद रखना होगा येलो सी। तो जरूरी नहीं है कि पीलो सागर आपको नाम दिया जाए, येलो सागर। येलो सागर इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक नदी आकर गिरती है, उसे भी अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, येलो रिवर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, येलो रिवर बोलते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यहां पर क्या, येलो सी में एक है गल्फ ऑफ पोहाई, पो हाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, गल्फ ऑफ पोहाई। क्या है भाई, गल्फ ऑफ पोहाई। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा शहर यांगजी, ठीक है, कौन सी नदी, यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्वांजू। क्या, ग्वांजू। तो मेरे प्यारे बच्चे ग्वांजू जो है ये तो एक नदी है, पर्ल नदी। कौन सी नदी है मेरे प्यारे बच्चे, पर्ल नदी है चाइना की, वहां पर उसके किनारे स्थित है ग्वांजू शहर। ठीक है, देखो 2020 में पूछा गया है, टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है। उसके अलावा जब लहासा की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, तिब्बत की राजधानी क्या, लहासा। और तिब्बत में मेजर नदी जो है वो कौन सी है भाई, वो है सांगपो। क्या नदी है, सांगपो, यारलुंग सांगपो, जिसे भारत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा बीजिंग, बीजिंग शहर जो है ऐसी कोई नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, आगे जाके तो यहां पर आता है, पूर्वी सागर में एक नदी गिरती है आके, यहां पर है चीन का शहर है संगाई। कौन सा है, संगाई। तो आपको ये याद रखना है कि संगाई जो शहर है चाइना का, ठीक है, कौन सी नदी है भाई, यांगजी। कौन सी नदी है, यांगजी। इसके अलावा इस नदी के लिए आप एक पॉइंट याद रख सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगजी सियांग। कई बार इसका पूरा नाम क्या आ जाता है, यांगजी सियांग। ठीक है, तो आप याद रखना एशिया की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई क्वेश्चंस कहां से पूछ जाते हैं, जो रिवर्स के आसपास है, नदियों के किनारों पर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर यानी कि कुछ आने वाले समय में, ठीक है, यह हो सकता है 10 तारीख के आसपास आपको यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ एटलस, वर्ल्ड एटलस की। मैं आपको वर्ल्ड टूर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो कौन से शहर के किनारे है। यदि एग्जैक्टली एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आते हैं, फिर भी आप अनुमान लगाकर जो है क्या कर दोगे, आंसर को सही कर दोगे। ठीक है, तो एक डिटेल से हम उसमें नॉर्थ अमेरिका से शुरू कर रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे होंगे, साउथ अमेरिका पढ़ रहे होंगे, ऐसे एक एक कंट्री की हम उसमें चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, आप ये क्लास जब ले तो मेरे प्यारे बच्चे जो है साथ साथ नोट्स बनाते जरूर जाना, नोट्स के बिना, ठीक है, यानी कि एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो तो उसका जो बेसिक है, उसका मूल जो है वो मेरे प्यारे बच्चे वो किस में छिपा है, नोट्स में छिपा है। इसके अलावा ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से, मैं जो है बिल्कुल जीरो से यानी कि बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस यानी कि जीरो से एडवांस जो है आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी। क्या पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये याद रखना, ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें यूट्यूब के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर जो है अपलोड कर दी गई है, सीक्वेंस वाइज। जैसे जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ये क्लासें आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासें बिल्कुल बाइलैंग्वेज है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर कंसेप्ट आपका क्लियर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो क्लास जो है आप जरूर लेना। मेरे साथियों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।